गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है और इस यूनिट का जो लास्ट लेक्चर है उसको हम पढ़ने वाले हैं, जो कि डिमांड इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने डिमांड इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब क्या है, इंडिविजुअली हमने इनको देखा था। और उसके बाद कौन कौन से डिमांड इलास्टिसिटी के डिग्रीज़ हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। लेक्चर नंबर 8 जो हमारा है वो डिमांड इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसके अंदर समझेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटीज कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ नेसेसिटीज एंड essentials tends to be inelastic because by them whatever may be the price। अगर हम कमोडिटी के नेचर की बात करें तो जो कमोडिटीज़ नेसेसिटीज़ और इसेंशियल की कैटेगरी के अंदर आती हैं, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं हमारी, बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में जो डिमांड होगी हमारी वो इलास्टिक होगी, क्योंकि पीपल उनको खरीदेगा चाहे उसकी कोई सी भी प्राइस हो, कितनी भी उनकी प्राइस होगी। कंज्यूमर्स को अगर वो इसेंशियल चीज़ है तो वो उसको परचेज़ करेगा, जैसे मेडिसिन हो गई, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी, इनका जो नेचर है वो नेसेसिटी और एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं। तो कंज्यूमर इनकी कितनी भी प्राइजेस होगा तो वो उसके लिए उसको पे करेगा। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज दैट आर कंसिडर्ड टू बी इकोनॉमिकली इंटरचेंजेबल बाय बायर्स। अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंसिडर करते हैं इकोनॉमिकली इंटरचेंजेबल बाय बायर्स। मतलब कि अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो जैसे टी एंड कॉफ़ी है, टी एंड कॉफ़ी के केस में आप ये देखेंगे, मान के चले कि टी की प्राइजेस बढ़ जाती हैं, टी की जो प्राइजेस हैं वो बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी पीना चालू कर देंगे, तो कॉफ़ी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर हम ये देख सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली इंटरचेंजेबल होते हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है नंबर ऑफ़ यूजेस फॉर द कम्युनिटी बी इन इलास्टिक बिकॉज पीपल हैव टू पे मोर प्राइजेस इफ़ दे हैव टू यूज़ दैट प्रोडक्ट फॉर ओनली वन यूज़। जब हमारी डिमांड इनलास्टिक होगी वो इसलिए होगी क्योंकि जो पीपल है वो पे ज़्यादा करेंगे उन गुड्स की प्राइजेस को जो कि वो एक बार ही यूज़ करना चाहते हैं। मतलब कि उस प्रोडक्ट का ओनली वन यूज़ है तो पीपल उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस पे करेगा। तो उस कंडीशन में जो डिमांड है हमारी वो इनलास्टिक होगी। जो सिंगल यूज़ गुड्स है वो आइटम्स है जिनका यूज़ हम एक पर्पज़ के लिए ही करते हैं। मल्टीपल यूज़ गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका हम वैरायटी ऑफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर सिंगल यूज़ है गुड्स का तो डिमांड इलास्टिक होगी, और अगर मल्टीपल यूज़ गुड्स है तो जो हमारी डिमांड है वो इलास्टिक होगी। फोर्थ जो पॉइंट है हमारा वो है ड्यूरेबिलिटी एंड रिपेयरेबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। ड्यूरेबल गुड्स की अगर हम बात करें तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, होम थिएटर हो गया। ये सारे जो गुड्स हैं वो ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये लॉन्ग टर्म यूज़ करने वाले गुड्स होते हैं। तो डिमांड टेंड्स टू बी इलास्टिक इन केस ऑफ ड्यूरेबल्स एंड रिपेयरेबल गुड्स बिकॉज डू नॉट बाय देम फ्रिक्वेंटली। जब डिमांड ट्रेंड्स की अगर हम बात करें ड्यूरेबल गुड्स की तो वो इलास्टिक होंगी उस केस के अंदर जो ड्यूरेबल और रिपेयरेबल गुड्स है पीपल्स उनको फ्रिक्वेंटली बाई नहीं करेगा जब वो गुड्स उसके लिए यूज़फुल नहीं रहेंगे या वो स्क्रैप हो जाएंगे तभी वो उनको परचेज़ करेगा। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा वो है पॉसिबिलिटी ऑफ द पोस्टपोनिंग द यूज़ ऑफ कम्युनिटी। इस केस के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इधर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी जहाँ पे हम जो कम्युनिटी का यूज़ है फ्यूचर के लिए वो पोस्टपोन कर दे। तो जो डिमांड ट्रेंड है वो इलास्टिक होगा क्योंकि पीपल क्या करेंगे उन गुड्स के को जब भी बाई करेंगे तो इरेस्पेक्टिव प्राइजेस के अंदर करेंगे। सिक्स जो पॉइंट है हमारा वो है लेवल ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जनरली अगर हम बात करें तो डिमांड उस कंडीशन में इलास्टिक होगी अगर हम लेवल ऑफ इनकम से देख रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो जो रिच पीपल है के केस में तो उसको मार्केट की प्राइजेस का चेंज का कोई भी फ़र्क नहीं होता, उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है उसकी परचेज प्लान पे, क्योंकि रिच पीपल के लिए प्राइस मैटर नहीं करती है। अगर हम कॉन्ट्रेरी बात करें तो पुअर लोगों के केस के अंदर, जो पुअर पीपल्स के केस के अंदर हम बात करेंगे तो जब डिमांड है हमारी वो इलास्टिक होगी, और रिच पीपल के केस के अंदर हम बात करें तो उस कंडीशन में जो हमारी डिमांड है वो इन इलास्टिक रहने वाली है। सेवन्थ पॉइंट की बात करें तो वो है रेंजेस ऑफ प्राइजेस। देयर आर सर्टेन गुड्स
or products like imported cars, computer, refrigerator, TV, etc., which are costly in nature. Similarly, a few other goods like nails, needle, etc., are low-priced goods. In all these cases, a small fall or rise in price will have insignificant effect on their demand. Hence, demand for them in इलास्टिक इन नेचर, हाउएवर कमोडिटीज हैव नॉर्मल प्राइसेस आर इलास्टिक इन नेचर। अगर हम प्राइस की रेंजेस के अकॉर्डिंग बात करें तो कुछ ऐसे सर्टेन गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंपोर्टेड कार्ड्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, टीवी हो गई, जो कि कॉस्टली होते हैं नेचर के अंदर। और कुछ फ्यू अदर गुड्स हैं जैसे नेल्स या नीडल्स, जो कि लो प्राइस गुड्स होते हैं। तो इस केस के अंदर हम जब देखेंगे कि जो स्मॉल हैं, जो कि प्राइजेस के अंदर कम और ज़्यादा उनकी प्राइजेस बढ़ रही हैं, तो इनसिग्निफिकेंटली डिमांड पे उसका इफेक्ट होगा। तो जब डिमांड पे इफेक्ट होगा तो हमारी जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी, क्योंकि प्राइस कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। और अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे तो नॉर्मल गुड्स के अंदर प्राइस का कोई भी चेंजेस नहीं देखे जाते, तो उस कंडीशन में जो हमारी डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी नेचर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा proportion ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ a commodity. When the amount of money spent on buying a product is either too small or too big, in that case demand tends to be inelastic. For example, salt, newspaper, or a site or a house. On the other hand, the amount of money spent in the moderate demand in that case tends to be elastic. For example, vegetable, fruits, क्लॉथ्स, प्रोविजन आइटम्स। कि अगर हम प्रपोर्शन की बात करें कि हम कमोडिटी पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो वो अमाउंट जो कि हम किसी प्रोडक्ट के खरीदने के ऊपर स्पेंड करते हैं, वो तो या तो बहुत छोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब हम कुछ ऐसे गुड्स होंगे जहाँ पे हम पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं, कुछ ऐसे गुड्स हैं जहाँ पे हम पैसे बहुत कम खर्च करते हैं। तो इस केस के अंदर जो हमारी डिमांड का जो ट्रेंड है वो इलास्टिक होगा। जैसे कि सॉल्ट हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या कोई साइट हो गई, या कोई हाउस हो गया। अगर अदर एंड की अगर हम बात करें तो कुछ अमाउंट ऐसे भी हैं जिनके अंदर हम जब भी मनी स्पेंड करेंगे वो मॉडरेट करेंगे, मीन्स ना ज़्यादा करेंगे ना ज़्यादा कम करेंगे। तो उस कंडीशन में जो डिमांड होगी हमारी वो इलास्टिक होगी। जैसे वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, या प्रोविजन आइटम्स हो गए। नाइन्थ जो पॉइंट है हमारा वो है हैबिट्स। वैन पीपल आर हैबिचुएटेड फॉर द यूज ऑफ द कमोडिटी दे डू नॉट केयर फॉर द प्राइस चेंजेस ऑफ अ सर्टेन रेंज। For example, in case of smoking, drinking, use of tobacco, etc., in that case, demand tends to be inelastic. If people are not habituated for the use of any product, the demand generally tends to be elastic. जो पीपल हैबिचुअल है किसी कमोडिटी का यूज़ कर रहे थे, उसको प्राइस के बिहाफ पे कोई भी केयरिंग नहीं होगी कि उस प्रोडक्ट की जो रेंज है वो बढ़ी, क्योंकि वो हैबिचुअल पीपल है, मतलब वो उस प्रोडक्ट के बिना नहीं रह सकता है, वो हैबिचुअल है। तो उसको प्राइस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो कितने भी बढ़ जाए या कितने भी घट जाए। जैसे कि हो गया स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या तंबाकू यूज़ करने वाले पीपल्स। तो इस केस के अंदर जो डिमांड है हमारी वो इलास्टिक होगी। अगर कोई पीपल है वो हैबिचुअल नहीं है किसी प्रोडक्ट या किसी गुड्स के यूज़ से, तो उसकी जो डिमांड है वो जनरली इलास्टिक होगी। देन जो पॉइंट है हमारा वो है पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डायमंड वेरीज विद द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड। जनरली स्पीकिंग, इन द शॉर्ट पीरियड डिमांड इज इलास्टिक बिकॉज कंजप्शन हैबिट्स ऑफ द पीपल, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन etc. do not change. On the contrary, demand tends to be elastic in the long period where there is a possibility of all kinds of change. अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब वेरी किया जाएगा जब हम उसकी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ देखें। तो जनरली अगर हम कहें कि जब जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड होता है तो डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि जो कंजप्शन हैबिट्स होती हैं पीपल्स की वो कस्टम या ट्रेडिशन होती है जो कि चेंज नहीं होती है। लेकिन कंट्रेरी हम ये कह सकते हैं कि जो डिमांड ट्रेंड्स है वो इलास्टिक होते हैं लॉन्ग पीरियड के अंदर। तो जो पॉसिबिलिटी है उसके अंदर कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस होते हैं। 11th पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है लेवल ऑफ नॉलेज। डिमांड इन केस ऑफ इनलाइटेंट कस्टमर वुड बी इलास्टिक एंड इन केस ऑफ इग्नोरेंट कस्टमर इट वुड बी इनलास्टिक। अगर हम नॉलेज के लेवल की बात करें तो डिमांड उस केस में इलास्टिक होगी जब कस्टमर्स इनलाइटेंड है, मीन्स कस्टमर गुड्स को, प्राइजेस को, उसकी डिमांड को नहीं वैल्यू कर रहे हैं। अगर जो हमारी डिमांड है उसके अंदर अगर हमारे कस्टमर्स इग्नोरेंट कस्टमर्स है, मीन्स कि वो प्राइस को देखते हैं, हर चीज़ को, प्रोडक्ट्स को जस्टिफाई करते हैं, तो उस कंडीशन में जो डिमांड है हमारी वो इलास्टिक होने वाली है। मतलब अगर कस्टमर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या प्राइस है गुड्स की, क्या क्वालिटी है गुड्स की, तो उस कंडीशन में वो इलास्टिक डिमांड रहेगी उसकी। अगर वो इग्नोर कर रहा है प्राइस को देख के, क्वालिटी को देख के, तो उस कंडीशन में जो डिमांड है वो इलास्टिक होगी।
12th पॉइंट की अगर हम बात करें तो 12th जो पॉइंट है हमारा वो है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सर्विसेज हुज डिमांड्स आर इंटररिलेटेड सो दैट an increase in the price of one of the product result in a fall in the demand for the other. Goods which are jointly demanded are elastic in nature. For example, pen and ink, vehicles and petrol, shoes and socks, etc. have inelastic demand for this region. If a product does not have complements, in that case demand tends to be elastic. For example, biscuits, chocolates, ice cream, etc. In this case, the use of the product is not linked to any other products. अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो जो गुड्स और सर्विसेज है जिनका जो डिमांड है वो इंटर रिलेटेड रहती है, ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो उसके बिहाफ पे जो दूसरा प्रोडक्ट है या जो दूसरा गुड है उसकी जो डिमांड है वो कम होगी। तो जो गुड्स हैं जिनकी जो डिमांड है वो जॉइंटली होती है, मीन्स एक साथ उन दोनों की जो डिमांड है वो अराइज होती है, तो उस केस में जो नेचर होता है डिमांड का वो इलास्टिक होता है। जैसे पेन और इंक हो गया, व्हीकल्स एंड पेट्रोल हो गए, शूज़ एंड सॉक्स हो गए। तो इस केस के अंदर इन गुड्स के केस में जो डिमांड है हमारी वो इन इलास्टिक होती है। जैसे हम मान के चलें कि जो अगर मान के चलें कि पेट्रोल की जो प्राइजेज़ हैं वो बढ़ जाए तो लोग व्हीकल्स कम खरीदेंगे, तो व्हीकल्स की जो डिमांड है वो उससे इफेक्ट हो रही है पेट्रोल की प्राइजेज़ बढ़ने से, तो जो व्हीकल्स है वो कम लोग खरीदेंगे। अगर गुड्स का कोई भी कॉम्प्लीमेंट्रल नहीं है, अगर उनकी जो डिमांड है वो जॉइंटली नहीं है, तो उस केस में जो डिमांड का ट्रेंड होगा वो इलास्टिक होगा। जैसे बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, आइसक्रीम्स हो गए, तो इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो अदर प्रोडक्ट से लिंक नहीं है। 13 जो पॉइंट है हमारा वो है परचेज फ्रिक्वेंसी ऑफ अ प्रोडक्ट। इधर फ्रिक्वेंसी ऑफ द परचेज इज वेरी हाई, द डिमांड टेंड टू बी इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल कॉफी, टी, मिल्क, मैच बॉक्स एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड, इफ पीपल बाई अ product occasionally, in that case tends to be elastic. For example, durable like radio, tape recorders, refrigerator, etc. Thus the demand for a product is elastic or inelastic will depend on the number of factors. अगर हम प्रोडक्ट की परचेज फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करें तो अगर जो परचेज फ्रिक्वेंसी हमारी वो हाई है तो जो डिमांड ट्रेंड्स है वो इलास्टिक होगा। जैसे कॉफ़ी, टी, मिल्क, मैच बॉक्स, मतलब कि जिन प्रोडक्ट्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसके अंदर हम जो परचेजिंग करते हैं ऐसे गुड्स की वो बहुत हाई रहती है, मतलब हमें ज़रूरत पड़ती रहती है उस गुड्स की। अगर हम कुछ गुड्स की बात ऐसे करें, कुछ प्रोडक्ट्स की इसकी बात करें जिनकी डिमांड हमें ओकेशनली पड़ती है, जिनको हम ओकेशनली खरीदते हैं, जैसे हमारे ड्यूरेबल्स गुड हो गए, जैसे रेडियो हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, रेफ्रिजरेटर है, तो उस केस में जो डिमांड ट्रेंड है वो इलास्टिक होता है। तो जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो इलास्टिक और इनलास्टिक किस पे डिपेंड करता है, उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड अमंग देम फॉलोइंग 2 मेथड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। कि अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजरमेंट की बात करें तो जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, और जो 2 मेथड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है पॉइंट मेथड एंड थर्ड वन इज आर्क मेथड। पहला जो मेथड है वो क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो अंडर दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड बाय द कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स और टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स वैल्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर बिफोर एंड आफ्टर वेरिएशन इन प्राइस। वी मेजर प्राइस इलास्टिसिटी बाय एग्जामिनिंग द चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो इस मेथड के अंदर जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसका मेजरमेंट हम टोटल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स का क्या है उसको कंपेयर करते हैं हमारे टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल से, जो कि एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है जब प्राइजेस के अंदर पहले और बाद में वेरिएशन हो जाता है। तो जो ये मेजरमेंट है प्राइस इलास्टिसिटी का, उसका एग्जामिन हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने से। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ED इक्वल्स टू 1 माइनस डेल्टा EXP अपॉन एक्स डेल्टा P। ED का मतलब क्या है यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेल्टा EXP का मतलब है चेंज इन एक्सपेंडिचर, एक्स का मतलब है इनिशियल डिमांड, और डेल्टा P का मतलब है चेंज इन प्राइस। कि एक्सपेंडिचर के चेंज होने से मीन्स हमारा जो खर्चा है, जो भी एक्सपेंडिचर है, जो व्यय है, उसके चेंज होने से हमारा प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का क्या चेंज हो रहा है वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार टेबल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इस मेथड की। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमें इस टेबल 1 से दिखाया गया है। तो प्राइस और क्वांटिटी का जब हम देखते हैं तो प्राइस जब बढ़ रही होती है ना, तो डिमांड कम होती है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो रही है, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो जो टोटल आउटले है उसमें हम क्या करेंगे, पी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले टोटल आउटले देखेंगे हम, तो 10 इंटू 1 9 2 18 8 3 24 7 4 28 6 इंटू 5 30 5 इंटू 6 30 4 इंटू 7 28 3 इंटू 8 24 2 इंटू 9 18 1 इंटू 10 10। तो अगर आप टोटल आउटले की देखेंगे तो जब हम डिग्री की बात करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज की, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि ईडी बड़ा है 1 से, ईडी इक्वल्स टू 1 है और ईडी लेस देन 1 है। तो उस कंडीशन में जो टोटल आउटले है, तो जो फर्स्ट कंडीशन में जब प्राइस बढ़ रही थी और जब कम हो रही थी और डिमांड बढ़ रही थी, तो इस केस में जो टोटल आउटले था हमारा वो इंक्रीज़ हुआ था, तो उस कंडीशन में ईडी बड़ा होगा 1 से। और आप देखे थे कि जो जब हमारी जो प्राइस 6 और 5 और जो क्वांटिटी डिमांड है वो 5 और 6 रही थी, तो हमारा जो टोटल आउटले था वो इक्वल था 30-30। तो उस केस में जो ईडी है हमारी वो 1 थी। और जब प्राइजेस 4 3 2 1 कम हुई और जो डिमांड है हमारी बढ़ गई, तो उस केस में जो टोटल आउटले है वो हमारा डिक्रीज होने लगा। तो उस कंडीशन में ईडी लेस देन 1 हुई थी। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस क्या है पर यूनिट की इंटू टोटल क्वांटिटी परचेज। तो हमें क्या चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स को हमें देखना है कि जब न्यू आउटले ग्रेटर हो ओरिजिनल आउटले से तो ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। जब न्यू आउटले इक्वल है ओरिजिनल आउटले से तो ईडी इक्वल्स टू 1 होगा। जब न्यू आउटले लेस देन ओरिजिनल आउटले है तो ईडी लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पे हम डायग्राम से अब देख लेते हैं। तो ओ एक्स एक्सिस पे हमने टोटल एक्सपेंडिचर रख रखा है, ओ वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रख रखी है। ए बी हमारा ई ग्रेटर देन 1 है, बी सी हमारा ई इक्वल्स टू 1 है और डी सी हमारा क्या है, ई लेस देन 1 है। तो ए बी सी डी वो क्या है, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो डायग्राम से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो फ्रॉम ए टू बी प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, फ्रॉम बी टू सी प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल देन 1, फ्रॉम सी टू डी प्राइस इलास्टिसिटी इज लेसर देन 1। उसके बाद जो सेकंड मेथड है हमारा वो है पॉइंट मेथड। प्रोफेसर मार्शल ने इस मेथड के बारे में क्या कहा था कि जो पॉइंट मेथड है उसका मेजरमेंट हम प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड के लिए करते हैं। तो जो डिफरेंट पॉइंट्स है डिमांड कर्व के, तो उसके इसके अंदर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो मेजर स्मॉल चेंजेस है प्राइस और डिमांड के लिए, तब इसका मेथड का यूज़ किया जाता है। जब प्राइस और डिमांड में स्मॉल चेंजेस हो रहे हो तब हम पॉइंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ईडी इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। तो जो ई है अगर हम डायग्राम में देखें तो वैसे ही हमने एक डिमांड कर्व बना लिया डाउनवर्ड स्लोप का, तो और उसको हमने पॉइंट आउट कर लिया है यहाँ पे। तो ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, ओ वाई एक्सिस पे प्राइस है। तो हमने जो पॉइंट्स है उनको कवर कर लिया है। तो जो ई है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है क्यू क्यू डैश अपॉन ओ क्यू प्लस वो डिवाइड पी पी डैश अपॉन ओ पी। और अगर हम इसको दोबारा से देखें तो जो सी बी अपन ओ क्यू है डिवाइडेड बाय सी ए अपन ए क्यू इक्वल्स टू सी बी अपन ओ क्यू इंटू ए क्यू अपन सी ए इक्वल्स टू सी बी अपन सी ए इंटू ए क्यू अपन ओ क्यू। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। तो अगर हम देखें तो ट्रायंगल ए सी बी और ए क्यू एस है, जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उनके प्रोपोर्शन में अगर हम साइड्स देखें तो इक्वल है। तो जो सी बी है वो सी ए के अपॉन सी ए इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन ए क्यू। तो ये जो इक्वेशन है उसको हम रिटर्न कैसे करेंगे, क्यू एस अपॉन ए क्यू इंटू ए क्यू अपॉन ओ क्यू इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन ओ क्यू। तो जब हम ए क्यू और ए क्यू को कैंसिल करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बोथ साइड, तो जो इलास्टिसिटी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, क्यू एस अपॉन ओ क्यू के। तो जो ट्रायंगल ए क्यू एस और आर पी हैं जो कि सिमिलर हैं, तो उसके रेशियो में हम देखेंगे कि जो साइड्स है वो इक्वल है। तो जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, क्यू एस अपॉन ए एस इक्वल्स टू पी ए अपॉन ए आर और क्यू एस अपॉन पी ए इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए आर। आप सब चीज़ ये देख रहे होंगे कि मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपने ये चीज़ें मैथमेटिक्स में ज़रूर पढ़ी होगी जब आप ट्रायंगल वाला जो चैप्टर है वो पढ़ रहे होंगे। तो जब साइड्स इक्वल होती है तो हम उसका एरिया देख लेते हैं कि क्या होता है। तो उसके बाद हम देखें तो जो क्यू एस है वो क्यू एस अपॉन ओ क्यू इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए आर है, क्योंकि ओ क्यू और ए पी इक्वल है। तो ए एस अपॉन ए आर का मतलब क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो पॉइंट के अंदर हम लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दिखते हैं। जो सेंटर वाला जो सेगमेंट होता है उसमें जो इलास्टिसिटी और डिमांड है वो 1 की इक्वल होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है आर्क मेथड। इन दिस मेथड ये जो मेथड है ये सजेस्ट करता है जब हम प्राइस और डिमांड के अंदर लार्ज चेंजेस देख रहे हो। तो जो इलास्टिसिटी है उसका मेजरमेंट हम
एक ओवरऑल इंटरवल के अकॉर्डिंग करते हैं डिमांड कर्व में। तो जो प्लस इलास्टिसिटी है उसको इंटरवल या आर्क इलास्टिसिटी भी कहते हैं। और जब एवरेज इलास्टिसिटी हम ओवरऑल सेगमेंट या रेंज ऑफ डिमांड कर्व से करते हैं तो उसको हम एवरेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूले का यूज़ किया जाता है आर्क इलास्टिसिटी के लिए। तो जो मेथड है वो उसके अंदर हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, जिसको एवरेज इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं P1 प्लस P2 अपॉन 2 रेदर देन P, मतलब P प्राइस का बिहाफ पे, और 10 भी अप्लाई Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 रेदर देन Q मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो फार्मूला है आर्क इलास्टिसिटी का वो इस तरीके से है कि आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EA इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल प्लस न्यू डिमांड P1 प्लस P2 अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस। 2 और 2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके नोशनल फॉर्म को हम एक्सप्रेस करते हैं E इक्वल्स टू Q माइनस Q1 Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाई P माइनस P1 अपॉन P प्लस P1। तो Q यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, Q1 न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है, P1 ओरिजिनल प्राइस है और P2 न्यू प्राइस है। तो अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो वही हमने डिमांड कर्व बना लिया है यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप का। तो ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड ले रखी है, ओ वाई पे हमने प्राइस ले रखी है Q1 Q2। जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो जो प्राइस है वो कम हो रही है, P1 से P2 की तरफ आ रही है, और ए भी हमने वो पॉइंट इंडिकेट कर दिया है। तो ये फिगर है जो हमें वो ये बता रहा है कि जो इलास्टिसिटी है ए और बी की वो की एक डिमांड कर्व से है जिसको हम डी नाम दिया है। और उसके लिए हम जो प्राइस का और क्वांटिटी का जो एवरेज है वो हम निकाल लेते हैं OP1 एंड OP2, और क्वांटिटीज़ का है Q1 और Q2। तो जो EA है मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ आर्क है, वो है हमारा P प्लस डेल्टा P मीन्स चेंज इन प्राइस अपन Q प्लस डेल्टा Q मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। हमारा जो ये लेक्चर है, हमारी जो ये यूनिट है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।